हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों मैं एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज की जो क्लासेस होंगे यह क्लास 10th के लिए है, यानी जो बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड क्लास 10 से जो लोग संबंध रखते हैं वो लोग का इतिहास का जो पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद हम यह जो लेसन कंप्लीट करेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये है पार्ट 1। जब ये हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो उसमें और सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यानी यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। अगर हम बात करें यूरोप, तो आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश है, 7 कॉन्टिनेंट है। यानी उस 7 कॉन्टिनेंट में एक यूरोप महादेश जो है उसमें राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहला राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई यह उत्पत्ति यूरोप में हुई। और यूरोप के किस देश में हुए तो आप जानते हैं कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत हमने देखा कि वहां पे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें यूरोप यानी कुल 7 महादेश हैं। अगर हम उन 7 महादेशों के बारे में जाने तो हम जानते हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, फिर अगर हमने बोला यूरोप और फिर उसके बाद हम ले लिए ऑस्ट्रेलिया। यानी कुल मिलाकर के 7 महादेश का हमने जिक्र किया। और इन 7 महादेशों में हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो होती है वह होती है फ्रांस की क्रांति के उपरांत, यानी फ्रांस में होती है। फ्रांस में एक क्रांति होती है, उस क्रांति को हम मध्यम वर्गीय क्रांति के नाम से जानते हैं। और यह जो क्रांति होगी सन 1789 ईस्वी में, यानी 1789 ईस्वी में एक क्रांति होती है। वह क्रांति कहाँ होती है तो फ्रांस में होती है। और फ्रांस में जो क्रांति हुई इसी क्रांति को यानी इसी क्रांति में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। और यह उत्पत्ति को जोड़ दिया जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जो पहला राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई वह फ्रांस में हुई। और फ्रांस किस महादेश में है, किस कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में है, इसलिए इसे यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला जो क्वेश्चन, क्योंकि हम ना प्रश्न के माध्यम से, ये थ्योरी क्लास नहीं है, यह प्रश्न के माध्यम से हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कस करते, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। यानी उदय का मतलब होता है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुआ, किस महादेश में हुआ। यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई थी वह हुई थी फ्रांस में, यानी फ्रांस में हुआ था। और यह फ्रांस में एक क्रांति हुई थी। वह क्रांति कब हुई थी तो आप बताएंगे कि 1789 ईस्वी में होगी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होगी और इसी क्रांति में राष्ट्रवाद का उदय होगा। यानी कहने का मतलब इसी को ही हम यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। यानी राष्ट्रवाद जो है एक सामूहिक पहचान है। यानी अगर हमें व्यक्तिगत पहचान की बात करें तो हम बोलेंगे कि खुद हमारा धर्म हो जाएगा। यानी अगर हम अपने धर्म के अनुसार अगर हम अपनी पहचान बढ़ाएं तो वह व्यक्तिगत पहचान है। लेकिन अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद में जो व्यक्ति की पहचान होती है वह होती है सामूहिक पहचान। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो सामूहिक पहचान में हम बताएंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव की भावना रखे उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद के बारे में और थोड़ी सी जानने की कोशिश करें, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था
वह हुआ था फ्रांस में। कहा हुआ था? फ्रांस में। यानी हमने देखा कि राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत हुई थी। यानी फ्रांस की क्रांति जैसे ही हुआ, उस क्रांति के बाद हमने देखा कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। ठीक है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की और अगर हम जिक्र करें तो हम देखेंगे कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की सामूहिक पहचान बन जाती है। यानी कैसा पहचान? सामूहिक पहचान। अगर हम बात करें कि सामूहिक पहचान क्या है, सामूहिक पहचान क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर आप एक कोई भी यानी एक प्रतीक चिन्ह लाई, उस प्रतीक चिन्ह को हमने बोला ये है। अब यहां पे देखें, इस यानी अगर हम इस तिरंगा के नीचे अगर जो लोग भी खड़े होंगे, यानी उन लोगों से अगर पूछा जाए कि बताइए आप कौन हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि हम उस यानी इस तिरंगा का जो प्रतीक होगा, यानी जिस देश का ये तिरंगा होगा, बोलेंगे उस देश के हम क्या है? लोग हैं, उस देश के निवासी हैं। यानी अगर यहीं पे अगर हम कोई धार्मिक फ्लैग को अगर हम लगा दें और उसके नीचे रखें, तो वो बोलेंगे कि हमारी ये धर्म का है, इसलिए हम इस धर्म को मानते हैं, इसलिए हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हैं। तो यहाँ पे तो व्यक्तिगत पहचान बनी है ना। अगर हम इस्लामिक झंडा को लगा दे और वहां पे लोगों को खड़ा करें, तो वहां पे सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वाले ही लोग जा सकते हैं। अगर हम कोई सनातन धर्म का कोई झंडा लगा दे, तो हम देखते हैं कि वहां पे सिर्फ वही लोग जाते हैं जो उस धर्म का पालन करते हैं। तो वहां पे तो हमारा व्यक्तिगत पहचान बना ना। लेकिन अगर हम बोले राष्ट्रवाद, तो अगर हम राष्ट्रवाद बोल रहे हैं तो हमने देखा एक उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय तिरंगा को हमने जब लगाया, तो हमने देखा वहां पे जितने भी लोग खड़े हैं उन लोगों से पूछा बताइए आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं, तो बोलेंगे हम इस देश के निवासी हैं, हमारा ये राष्ट्रीय तिरंगा है जिसकी वजह से हम खड़े हैं। तो यहाँ पे हर धर्म के लोग हो जाएंगे। अगर हम भारत की बात करें तो हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ये सारे धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और ये सारे लोगों से पूछा जाए बताइए आपकी पहचान क्या है, तो लोग बोलेंगे आई एम ए इंडियन, यानी मैं भारतीय हूं और मैं भारतीय होने के नाते मैं इस तिरंगे के नीचे खड़ा हूं। तो आप देखें कि यहाँ पे क्या हर धर्म के लोग हैं कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं हम सामूहिक पहचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामूहिक पहचान बोलते हैं। तो यानी हम राष्ट्रवाद के बारे में अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद हमें सामूहिक पहचान देता है। राष्ट्रवाद जो होता है व्यक्ति के अंदर देश के प्रति प्रेम, लगाव और राष्ट्र के प्रति अपने आप को निछावर करने की भावना होती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखें कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। यानी सबसे पहले राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो हुई वह कहाँ पे हुई? तो फ्रांस में हुई। क्या आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाए? अगर आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छा से समझ पाए तो आप हमें बताएं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ये रहा सवाल, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। फिर हमें रूसी क्रांति के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है हर पॉइंट पे हमें बात करनी होगी। अगर हम बात करें जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो आप बोलेंगे सर जर्मनी का एकीकरण ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें इटली का एकीकरण किसने किया, तो इटली का एकीकरण मेजनी से संबंधित है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 में हुआ था, इसका जो नेता था वह था लेनिन। कौन था? लेनिन। तो क्या और फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसमें राष्ट्रवाद की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। इटली में जो था मेजनी, और ये मेजनी दो गुटों का निर्माण करेगा, यंग इटली और यंग यूरोप का निर्माण करेगा। हम लोग आगे धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। क्या आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ पाए? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, यानी कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई
आप हमें बता सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें तो 1776 में नहीं हुआ, 1789 में हुआ, 1815 में वियना संधि होगा, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति होगी। 1776 की अगर हम बात करें तो 1776 में आप देखते हैं कि अमेरिका को क्या किया जाता है कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 ईस्वी में हुआ। यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में हुई। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जो समाज थी वह 3 भागों में बटी हुई थी, यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी और पोप लोग रहते थे, सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग लोग के रहते थे, और थर्ड स्टेट में जो थे मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। ये मध्यम वर्ग के जो लोग थे, यही मध्यम वर्ग के लोग यानी फ्रांस में क्रांति किए, इसलिए इस क्रांति को हम मध्यम वर्गीय क्रांति के नाम से जानते हैं। कौन सी क्रांति? मध्यम वर्गीय क्रांति के नाम से हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर होता क्या है, फ्रांसीसी क्रांति क्यों होती है। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम आएंगे, हम देखते हैं नेपोलियन दी बोनापार्ट किस देश से संबंधित रखता है, यानी किस देश से वो संबंध रखता है, आखिर उसकी जन्म कब हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि नेपोलियन दी बोनापार्ट जो रहता है, जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो वहां पे सेना के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन 1792 ईस्वी में जब फ्रांस में लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाता है, लोकतंत्र यानी पहले था राजतंत्र, अब लोकतंत्र को जैसे ही स्थापित किया जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि नेपोलियन जो है वह फ्रांस के गद्दी को संभालता है 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन की अगर हम बात करें, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कहां पे होगा? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में होता है इसका जन्म, और इसका जो जन्म होगा वह जन्म कहां होगा? तो फ्रांस में होगा। कहां होगा? फ्रांस में होगा। यानी नेपोलियन दी बोनापार्ट जो रहता है 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक, यानी फ्रांस का ये शासक बना रहता है। क्या बनेगा? फ्रांस का सम्राट बनेगा, फ्रांस का शासक बनेगा। यानी 1815 ईस्वी में एक युद्ध होती है और इस युद्ध का नाम रहता है वाटरलू की लड़ाई। और उस लड़ाई में हम क्या देखते हैं कि नेपोलियन दी बोनापार्ट की बुरी तरह से हार होती है, और जब नेपोलियन दी बोनापार्ट जब हार जाता है, फिर उसको सेंट हेलेना द्वीप पे उसे भेज दिया जाता है, और जैसे सेंट हेलेना द्वीप पे जाएगा, फिर फ्रांस में फिर से एक बार पुनर्व्यवस्था यानी लागू होगा 1815 ईस्वी में। तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नेपोलियन दी बोनापार्ट किस देश से संबंध रखता है? हमने देखा नेपोलियन दी बोनापार्ट फ्रांस में यानी 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी को संभालेगा। ठीक है, 15 अगस्त 1789 ईस्वी को 1769 ईस्वी को उसका जन्म होता है। कहां पे? तो फ्रांस में। ठीक है, इटली का एकीकरण हमने देखा, इटली का एकीकरण किसने किया था? मेजनी। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है जी, तो क्या आपने इतनी सारी बातें जाना? अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि कोड नेपोलियन यानी नेपोलियन कोड किससे संबंधित है। अब ध्यान दें कि जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन दी बोनापार्ट जब फ्रांस की गद्दी को संभालता है, यानी जब फ्रांस में अपने शासन को स्थापित करता है, तो हम देखते हैं कि बुर्बो राजवंश के द्वारा जो फ्रांस में की गई काम थी, उन सारे कामों को समाप्त करता है, विशेषाधिकार को समाप्त करता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करता है। तो यानी कहने का मतलब जिन लोगों को जो चीजों की आवश्यकता थी वो चीज कौन पूरा करता है? तो नेपोलियन पूरा करता है। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन दी बोनापार्ट जैसे ही फ्रांस के गद्दी को संभालता है तो वो लाता है नेपोलियन कोड, उसी को हम लोग जानते हैं नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता जो है, नेपोलियन संहिता जब लाएगा तो ये जो नेपोलियन संहिता जो है कह रहा है कि आखिर किससे संबंधित है? क्या ये संविधान है? तो बोलेंगे नहीं। कानून संहिता, शिक्षा नीति है? नहीं।
कर प्रणाली है? नहीं, ये एक कानून का क्या है, संहिता है, इसलिए बी आंसर होगा। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है नेपोलियन से किससे संबंध रखता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो कानून संहिता से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहे हैं कांग्रेस ऑफ वियना, यानी कांग्रेस ऑफ वियना का मतलब होता है वियना संधि। ठीक है, वियना संधि। अगर हम बात करें कि वियना संधि कब हुई थी तो आप बोलेंगे सर 1815 ईस्वी में एक संधि होती है और वह संधि होती है वियना की संधि। और यह वियना की संधि जो होती है, जब हम देखते हैं कि 1804 में नेपोलियन दी बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी को संभालता है तो 1805 में एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई को हमने बोला वाटरलू की लड़ाई। यानी वाटरलू की जो लड़ाई होती है वह लड़ाई यानी 1815 में होगी। और इस युद्ध में जब फ्रांस के राजा यानी फ्रांस के सम्राट बुरी तरह से हार जाते हैं तो एक संधि किया जाता है, उसी संधि को कांग्रेस ऑफ वियना के नाम से हम लोग जानते हैं। वह संधि कब हुई तो 1815 में हुई। 1789 की अगर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। क्या आप बच्चे समझ पा रहे हैं? फ्रांस की क्रांति। 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन दी बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी को संभालेगा यानी फ्रांस का राजा बनेगा। 1815 में क्या हुआ? तो वियना संधि हुआ। तो ये कांग्रेस ऑफ वियना जो है कब होगा? अगर हम 1848 की बात करें तो 1848 में क्या होता है? यूरोप में एक साथ युद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम इसको फ्रांसीसी युद्ध के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वियना कांग्रेस जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी इसका एम क्या था? आखिर वियना कांग्रेस क्यों स्थापित किया गया? तो क्या लोकतंत्र फैलाना? तो हम देखते हैं कि 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक नेपोलियन दी बोनापार्ट रहेगा और इस काल में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र होगा, यानी लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन जब 1815 के बाद जब वियना कांग्रेस होगा तो वियना कांग्रेस के बाद हम देखते हैं कि फिर से यानी जब मेटरनिख आता है, जब मेटरनिख आएगा तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक यानी वहां पे फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, यानी राजतंत्र का पुनर्स्थापना होगा, यानी फिर से राजा का शासन होगा। हमने देखा जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से लेकर 1815 तक आया तो फ्रांस में लोकतंत्र को स्थापित किया, यानी लोगों का शासन चलाया। लेकिन जैसे वाटरलू की लड़ाई होती है और वाटरलू की लड़ाई के बाद जब नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप पे भेज दिए जाते हैं तो उसके बाद से एक संधि होती है, उस संधि को हमने देखा वियना संधि। उस संधि को हमने क्या देखा? वियना संधि, यानी वियना संधि होती है और वियना संधि में हमने देखा कि फिर से राजतंत्र को स्थापित किया जाता है और 1815 से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिख काल कहते हैं। और ये काम कौन करेगा? तो मेटरनिख। कौन करेगा? मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख। तो यहाँ पे देखें लोकतंत्र फैलाना, तो लोकतंत्र को तो नहीं फैलाया जा रहा है। राजशाही की पुनर्स्थापना यानी राजा के शासन को फिर से दोबारा लाना, हाँ ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, उद्योग बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। शिक्षा में सुधार लाना, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगा? बिफोर बॉम्बे होगा, यानी राजशाही की पुनर्स्थापना करना। क्या आप इतने सारे क्वेश्चन यानी हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्या आप 6 क्वेश्चन को क्या आप अच्छा से समझ पाए? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप हमें बताएं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, आप हमें कमेंट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, यंग इटली। ठीक है जी, यंग इटली। तो यंग इटली से पहले हम थोड़ी सी जिक्र करेंगे यंग इटली और यंग यूरोप। अगर हम बात करें 1831 ईस्वी में, अगर 1831 ईस्वी और 1833 ईस्वी, ठीक है, यानी यंग इटली का निर्माण होगा, कौन करेगा? तो यंग इटली का जो निर्माण करेगा वह कौन करेगा? यंग इटली ये करेगा मेजनी। कौन करेगा? मेजनी। सब कोई बोले हाँ जी, मेजनी। कौन किया? मेजनी। तो आप देखें कि 1804 से लेकर, ठीक है, 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक क्या होता है? लोकतंत्र होगा। 1815 से 1848 ईस्वी
तक का जो शासन रहेगा मेटरनिक रहेगा, और इसी बीच में आएगा कौन, तो मेजनी। कौन आएगा, मेजनी। तो 1831 में जो मेजनी रहेगा, वह मेजनी क्या करेगा, दो ग्रुप बनाएगा, और वो दो ग्रुप जो होंगे यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखें बिस्मार्क, जो बिस्मार्क रहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करेगा बिस्मार्क। गैरीबाल्डी जो था ये पेशे से क्या था, नाविक था। ठीक है, अगर हम मेजनी की बात करें तो मेजनी ने दो संगठन बनाया, यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से बनाया। काउंट डी काबूर जो था, ये जो था यह एक दार्शनिक था। ठीक है, इन्होंने जर्मनी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। गैरीबाल्डी, काउंट डी काबूर और मेजनी, ये तीनों लोग मिलकर के इटली का एकीकरण करेंगे। तो क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? 1804 में नेपोलियन दी बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी को संभाला। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ। 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक रहेगा। 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है, गोसेफ मेजनी किस देश से संबंध रखता था, यानी मेजनी का संबंध जो था वह किससे था। अब बोलेंगे मेजनी का जो जन्म हुआ था कुल मिलाकर 1805 ईस्वी में हुआ था, यानी वह इटली का रहने वाला था। कहां का रहने वाला, इटली का रहने वाला था। फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो 1789, जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो 1871, रूस की क्रांति की बात करें तो 1917 में एक क्रांति होती है जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, और यह क्रांति रूस में होगी। और उस क्रांति का जो मेन जो नायक रहता है वह कौन रहेगा, लेनिन रहेगा। कौन रहेगा, लेनिन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? तो यहाँ पे देखिए गोसेफ मेजनी किस देश से था, तो आपने क्या बोला, इटली। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका योगदान प्रमुख था। तो देखो यहाँ पे ना ऑप्शन देखेंगे हिटलर, तो हिटलर तो होगा नहीं, काउंट डी काबूर है, लेनिन है, ये रूस से संबंधित रखता है, विंस्टन चर्चिल, इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे ना हम देखेंगे कि मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट डी काबूर। मेजनी था, गैरीबाल्डी, ठीक है, वो काउंट डी काबूर। ठीक है, तो ये जो रहेगा ना, ये तीनों लोगों का योगदान रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें बताएं कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान प्रमुख था। तो योगदान तो सबका प्रमुख था, लेकिन ऑप्शन में अगर मेजनी दिया रहता तो हम ऑप्शन के अनुसार मेजनी को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में मेजनी नहीं दिया है, इसलिए हम बी फॉर बॉम्बे लगाएंगे और ये आंसर क्या होगा, काउंट डी काबूल होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? हमने 9 क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्या आप 9 क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क किस देश का एकीकरण से जुड़ा हुआ है? क्या आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकते हैं? हमने पिछले कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया कि ऑटो वन बिस्मार्क जो था वह जर्मनी का एकीकरण करेगा। जर्मनी का एकीकरण जो होगा 1871 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। इटली का एकीकरण की अगर हम बात करें तो 1861 ईस्वी में इसका एकीकरण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति जो होती है 1789 में होती है। रूस की क्रांति जो होती है 1917 में होती है, और ये 1917 में रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति के जो प्रमुख नायक होते हैं वह नायक कौन होते हैं, लेनिन होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, यानी क्वेश्चन पूछा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1847 में एक फ्रांसीसी क्रांति होगी, 1815 में वियना कांग्रेस होगा, 1905 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध को क्रीमिया का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1871 क्या होगा, यहाँ पे ये सही होगा, यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ 1871 में। तो आप इस आंसर को क्या करेंगे, सही करेंगे। यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आप बोलेंगे सर जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1871 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसका जो नायक था
इसका जो कूटनीतिक था, इसका जो विचारक था वह कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन था जी? तो बिस्मार्क। क्या बोले? बिस्मार्क। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? क्या आप इस बातों से सहमत है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने किया था? ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही चुटकी में हल कर सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कह रहा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किससे संबंधित है? तो आप इसका आंसर देंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है यह जर्मनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। यानी अगर हम फ्रैंकफर्ट की बात करें तो जर्मनी से संबंधित है। ठीक है। देखिए फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है वह जर्मनी से संबंध रखता है। और यह जो है फ्रैंकफर्ट संधि जो है 1848 की जब यूरोपीय क्रांति हुई थी, 1848 की जब यूरोपीय क्रांति हुई थी तो इस क्रांति के दौरान एक संसद बनाया गया। उस संसद का नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और यह पार्लियामेंट किससे संबंध है? तो यह संबंध है जर्मनी से। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर आप मेरी बातों को समझ पाए तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इटली का एकीकरण मेज़नी ने किया था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी में एक पार्लियामेंट बनाया गया, उसका नाम रखा गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और वह जो है एक संसद है। और ये संसद कब बनाया गया? तो 1848 में जब यूरोपीय देश में युद्ध चल रहे थे, 1848 का युद्ध जब चल रहा था, उस युद्ध के उपरांत एक संसद बनाया गया और उस संसद को बोला गया ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है। और रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी। और रूसी क्रांति का जो नायक था वह था लेनिन। कौन था? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और अगला क्वेश्चन है ब्लड एवं आयरन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन यही किया था ऑटोमन बिस्मार्क। कौन किया था? ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। यानी ऑटोमन बिस्मार्क ने, यानी यहाँ पे है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। इसी के माध्यम से, इसी रक्त एवं लौह की नीति के अवलंबन के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण हो रहा। ठीक है। यानी जैसे हम भारत में देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये बात किसने कहा था? आप बोलेंगे सर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी या तो तुम मुझे खून देना दोगे तब हम तुम्हें क्या करेंगे? आजाद करेंगे। वैसे ही यानी बिस्मार्क जो था वो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक था। उन्हें एक नीति अपनाया, उस नीति का नाम दिया रक्त एवं लौह की नीति। और यह नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह से समाप्त हुआ। यानी जर्मनी का एकीकरण जो है, जर्मनी का एकीकरण रक्त एवं लौह के नीति के माध्यम के द्वारा पूरी तरह से इसको समाप्त किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे कर गैरीबाल्डी किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे? अगर हम बात करें गैरीबाल्डी किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये होगा इटली होना चाहिए। इटली ही होगा, क्योंकि गैरीबाल्डी, काउंट डी काबूर और मेज़नी ये तीनों लोग मिल करके इटली को स्वतंत्र किए थे, इटली को एकीकृत किए थे। अगर हम बात करें इटली जो था आजादी से, यानी इटली जो था कितने भागों में बटा हुआ था? 300 भागों में विभक्त था। लेकिन मेज़नी, गैरीबाल्डी और काउंट डी काबूर ये तीनों लोग मिल करके इटली का एकीकरण किए। और इटली को एकीकरण करके हम क्या देखते हैं कि वहां पे लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो देखते हैं कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? यानी जब व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम लगन की भावना हो जाए तो आखिर उस व्यक्ति में हम क्या देखते हैं कि आखिर उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति
औद्योगिक क्रांति होगा नहीं। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर शासन करे और साम्राज्य का विस्तार करे, उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति में हम एक ही लाइन में बताने की कोशिश करेंगे, हाथों की जगह मशीन काम करने लगे, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यानी इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, यानी इंग्लैंड में होती है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। यहाँ पे है कृषि का विकास करना। तो क्या कृषि का, अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी तभी कृषि करेंगे। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में 1857 की क्रांति होती है। हम बात करें यानी 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो ये सारे जो क्रांतियां हुई, ये सब विभाजन जो हुए, तो क्या उसके अंदर हमारे देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना थी? जब बंगाल को जब विभाजित किया जा रहा था तो क्या हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी? तो बोलेंगे नहीं। 1857 की जो क्रांति हुई, क्या भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी? तो राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। लेकिन तो क्या राष्ट्रवाद की जब भावना नहीं थी तो क्या कृषि का विकास हो रहा था कि नहीं? तो हम बोलेंगे बिल्कुल हो रहा था। कृषि का विकास प्रगतिशील पे था, है ना। लेकिन औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, ठीक है, साम्राज्यवाद नहीं हुआ। ये क्या होगा? तो राष्ट्र राज्य क्या निर्माण करेगा? जब तक हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगी, हम अपने देश को सबसे ऊपर स्थान पे नहीं रखेंगे, तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद में क्या होगा? पहले होगा देश, फिर होगा राजा और फिर होगी जनता, ठीक है। और हम बात करेंगे, ये तो हुआ राष्ट्रवाद, राष्ट्र। अगर हम बात करें, यहां पे है राजा, यहां पे है देश, उसके बाद है देश, उसके बाद है जनता, उसके बाद है जनता, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये जो जनता है, तो आप देखिए, एक नंबर में है राजा, 2 नंबर में है देश, 3 नंबर में जनता। अगर यहाँ पे देखें, एक देश क्या है? 1 नंबर पे, राजा 2 नंबर पे, जनता तीसरे नंबर पे। तो जब व्यक्ति देश को सबसे सुप्रीम रखे, सबसे ऊपर रखे, उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद। अगर यहाँ पे राजा है 1 नंबर, तो हम बोलेंगे राजतंत्र। क्या बोलेंगे? यानी राजा का शासन। तो आप समझ पाए कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप हमें बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति तो होगा नहीं, राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। क्या आप समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा है ना? क्या आपको मजा आ रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? अगर हम बात करें, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, 1792 ईस्वी में, ठीक है, 1792 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1804 ईस्वी में जो फ्रांस का जो गद्दी है वो किसके हाथ में चला गया? तो नेपोलियन दी बोनापार्ट के पास चला गया। किसके पास? नेपोलियन दी बोनापार्ट के पास, ठीक है। तो आप देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, 1792 ईस्वी में गणतंत्र की स्थापना हुई, 1815 में क्या हुआ? तो 1815 में वियना संधि हुआ, ठीक है, वाटरलू की लड़ाई होगी, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, ठीक है, जर्मेनिया किसका प्रतीक है? ये न कह रहा है क्वेश्चन कि जर्मेनिया किसका प्रतीक है, जर्मेनिया कह रहा है ना। तो जर्मेनिया का ये प्रतीक जो है, ये शांति का प्रतीक को दर्शाता है, ठीक है, शांति के साथ साथ एकता, किसको? एकता को दिखाता है। एकता के साथ साथ अखंडता, किसको दिखाता है? अखंडता को दिखाता है। ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है, और यह प्रतीक चिन्ह किसका होगा? ये होगा जर्मनी का होगा। अगर हम बात करें कि फ्रांस का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो लगा वो फ्रांसीसी क्रांति से लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शांति को दिखाता है, एकता को दिखाता है, अखंडता को दिखाता है, क्या? जर्मेनिया। जर्मेनिया कह रहा है किसका प्रतीक है, किस देश का प्रतीक चिन्ह है? तो वो देश जो होगा वह होगा जर्मनी।
कौन होगा? जर्मनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैरीन किस देश का प्रतीक है? तो मैरीन जो है ये जो है फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस। यानी फ्रांस का प्रतीक चिन्ह जो है वह चिन्ह क्या है? मैरीन। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। यह किसको दिखाता है? तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और वह बंधुत्व। ठीक है जी, तो वह बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व को दिखाता है। ठीक है, यानी बंधुत्व को दिखाता है। यानी यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता, फ्रीडम को दिखा रहा है, इक्वलिटी, समानता को दिखा रहा है, और बंधुत्व यानी भाईचारा को दिखा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्या होगा? इसका आंसर सी फॉर चाइना होगा। मैरीन किस देश का प्रतीक चिन्ह था? अभी हमने देखा जर्मनी का, जर्मेनिया था। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रवाद का विचार किससे जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रवाद का जो विचार है हमने पहले ही बताया, व्यक्तिगत नहीं सामूहिक की बात करता है। यानी हमारी अगर सामूहिक पहचान बताना है तो हम क्या बोलेंगे? हम उस देश के निवासी हैं। जैसे अगर हमसे पूछे कि आपका राष्ट्रवाद, आपके विचारधारा क्या है, तो हम बोलेंगे हम इंडियन हैं, प्राउड टू बी एन इंडियन। यानी हमें भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं जहां पे सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, हमारी इतनी विविधता होने के बाद भी हम सभी एक होने की बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब यानी व्यक्तिगत लाभ नहीं, यानी सामूहिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामूहिक होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है। करे राष्ट्रीय एकता, हाँ ये हो सकता है कि हम अपने देश के प्रति राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे। व्यापार नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। तो राष्ट्रवाद के विचार किससे जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है, सामूहिक पहचान से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1848 की क्रांति किससे संबंधित है? हमने बोला 1848 की जो क्रांति थी वह राष्ट्रवाद और उदारवाद से ही जुड़ा हुआ था। तो उद्योग होगा नहीं, कृषि होगा नहीं, व्यापार होगा नहीं। एक शब्द है राष्ट्रवाद और उदारवाद, लिबरलाइजेशंस। तो हम बात करेंगे उदारवाद के बारे में। तो उदारवाद एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही व्यापक टॉपिक है। उस टॉपिक पे बात करेंगे। उदारवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है उसके प्रति लिबरल रहे, यानी जैसा कहे वैसा माने। आम भाषा में हम समझा रहे हैं। राष्ट्रवाद में क्या हुआ? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखे, लेकिन उदारवाद में क्या कहे? जो जैसा कहे वैसा करने के लिए सक्षम हो। बस इतना जाने। कभी हम उदारवाद पे एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे। ठीक है जी। कह जर्मनी के एकीकरण से पहले कितने राज्य थे? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण से पहले हम देखते हैं 39, यानी 39 राज्य थे। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना कि जर्मनी के एकीकरण से पहले कितने राज्य थे? तो 39। यानी जर्मनी भी कई सारे भागों में टूटा रहेगा, 300 से अधिक राज्यों में बटा हुआ रहता है। जब 1815 में क्या होता है? 1815 में जब हम देखते हैं 1815 में हम देखते हैं कि जैसे ही मेटरनिक आएगा तो जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ देगा, यानी जर्मनी को कई भागों में टूटेगा। जैसे कई भागों में टूटेगा तब आएगा 1871 में कौन आएगा? बिस्मार्क। और बिस्मार्क आकर के पूरी तरह से जोड़ देता है। इसी के बीच में रहता है प्रसा। प्रसा सबसे शक्तिशाली रहता है और प्रसा जो होता है पूरी तरह से जर्मनी को जोड़ने का काम करती है। तो सारे थ्योरी क्लासेस की बातें हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जर्मनी के एकीकरण से पहले कितने राज्यों में बटा हुआ था? 25 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, तो 39 राज्यों में बटा हुआ था। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? अगर इतनी बातों को समझ पाए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कर जलवेराइन क्या है? यानी जलवेराइन क्या है? तो जलवेराइन सेना है? नहीं। व्यापारिक संघ है? हाँ। शिक्षा संस्था है? नहीं। राजनीतिक दल है? नहीं। तो क्या आपने जाना जलवेराइन? क्वेश्चन पूछता है जलवेराइन क्या है? तो जलवेराइन एक व्यापारिक संस्था है, यानी व्यापारियों के आने जाने के लिए जो मुसीबत रास्ते में उठाने होते थे, यह संस्था उन लोगों के प्रति काम करती थी, उन लोगों की सेवा करती थी। इसलिए इस संस्था का नाम रखा गया व्यापारिक संस्था या व्यापार संघ रखा गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर हम देखें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो
आप में 1861 को ही टिक करेंगे, ठीक है जी। यानी इटली का एकीकरण पूरा जो होने का किया गया था 1861 में, लेकिन 1871 में पुनर्स्थापना किया गया, यानी वहां पे लोकतंत्र को स्थापित किया गया। तो देखेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद के विकास में किसका योगदान था? राष्ट्रवाद के योगदान में क्या भाषा का योगदान था? बोलेंगे बिल्कुल। संस्कृति का योगदान था? बोलेंगे बिल्कुल। इतिहास का? बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली होगा, और दिल्ली को ही सही मानेंगे क्योंकि राष्ट्रवाद में भाषा का भी बहुत बड़ा रोल है, संस्कृति यानी कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, इतिहास यानी सारी चीजों का ही बहुत ही बड़ा रोल है, जिसकी वजह से यानी राष्ट्रवाद होती है कहाँ? तो फ्रांस में, यानी भाषा, संस्कृति और इतिहास को लेकर। लास्ट क्वेश्चन, यानी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम था क्या युद्ध को समाप्त किया गया? बोलेंगे नहीं। राष्ट्रवाद का परिणाम क्या युद्ध को समाप्त करना था? बिल्कुल नहीं। क्या युद्ध अभी भी तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखे साम्राज्य को खत्म करना था? नहीं। यहाँ पे देखे शिक्षा बढ़ी? नहीं। नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, नए नए राष्ट्र होंगे। जब नए नए यूरोप राष्ट्रवाद का जब जन्म हुआ तो हम क्या देखते हैं कि नए नए राष्ट्र का निर्माण होते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रभाव इटली पे भी पड़ा, अमेरिका पे भी पड़ा, बहुत सारे देशों पे पड़ा। क्या भारतीय पे नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा, क्योंकि हमने फ्रांसीसी क्रांति से ही तो लिया। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का नारा हमने जो लिया, वह नारा जो लिया कहां से लिया? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया। तो आप हमें बताएं, क्या 25 क्वेश्चन, यानी अगर हम बोले अगर इस 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाए तो क्या आप 25 कर पाएंगे? 25 में 25 कर पाएंगे? बोले ठीक है, तो 25 में 25 नंबर लाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज के क्लास यहीं तक रखते हैं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम। दोस्तों जय हिंद।